हेलो, कैसे हैं। आज फिर मैं आप लोग के साथ स्टूडेंट एलीट पे मंत्री परिषद का भाग 2 लेकर के आया हूं। और आज के सेशन में जो भी प्रश्न बनेंगे उस पे आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो आज का पहला प्रश्न होंगे, है ना। आज का पहला प्रश्न एक सूचना भी दिया गया है आप लोग को, जो मैंने कल भी आप लोग के साथ डिस्कस किया हूं कि इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का फाउंडेशन बैच मेरे और मेरे टीमों के द्वारा अच्छे बेहतर कंटेंट के साथ लाए जा रहे हैं। और यह मात्र आपका 30 से 40 क्लास में ही आपका कंप्लीट करवाए जाएंगे और इसे मात्र 251 रुपया में प्रोवाइड किया गया है। यदि आप लोग इच्छुक हैं कि मैं पॉलिटी का फाउंडेशन करूं तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाएं और स्टूडेंट एलीट ऐप को डाउनलोड करें और वहां से इस बैच को परचेज करें। और इस बैच का जो घोषणा है बहुत ही जल्द होली के लगभग, है ना, होली के बाद लगभग आपको अनाउंस किया जाएगा। और यह बैच हमारे द्वारा फाउंडेशन जो बैच होंगे पॉलिटी को, है ना, पूरे के पूरे समग्रता से एक एक पॉइंट पे, एक एक अनुच्छेदों पे, एक एक कंसेप्ट पे मैं डिस्कस करूंगा और पॉलिटी को आप लोग के साथ बेहतर करूंगा। और आज का पहला प्रश्न है कि यथार्थ मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उससे उसका विश्वास प्राप्त हो। मैंने बताया होगा कभी कि अनुच्छेद 75 के सब क्लाउज नंबर 3 में यह कहता है ना, अनुच्छेद 75 के सब क्लाउज 3 कहता है ना, सब क्लाउज 3 कहता है कि जिस पार्टी का है ना लोकसभा में, है ना, अनुच्छेद 75 के सब क्लाउज 3 का कहना है कि जिस राजनीतिक पार्टी का राजनीतिक दल का बहुमत होगा, है ना, बहुमत होगा लोकसभा में, है ना, लोकसभा में उस दल के ही, है ना, उस दल के ही कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद की बात कही जाए, है ना, मंत्री परिषद में होंगे, है ना। तो मैं बता दूं यहाँ सब क्लाउज 75, है ना, यानी कि अनुच्छेद 75 के सब क्लाउज 3 एक बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा की गई है, जिसमें बताया जाता है कि बहुमत दल की सरकार होगी, बहुमत दल के नेता ही भारत में प्रधानमंत्री होंगे, बहुमत दल के ही राजनीतिक पार्टी मंत्री परिषद का गठन करेंगे और अपने पार्टी के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को ही वह मंत्री परिषद में सम्मिलित करेंगे। तो आज का प्रश्न है कि यथार्थ मंत्री परिषद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका विश्वास प्राप्त हो। कहां प्राप्त हो? तो मैंने लिखा होगा कहीं कि लोकसभा, मैंने यहां लिखा होगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होंगे। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मंत्री परिषद के वित्तीय कार्यों में शामिल है। देखिए, वित्तीय कार्यों में शामिल होने का मतलब है कि मंत्री परिषद में जो भी कैबिनेट के मंत्री होंगे, है ना, कैबिनेट का मंत्री कहने का मतलब या तो वित्त मंत्रालय का जो फाइनेंस मिनिस्टर जो होंगे भारत के, है ना, अन्य कैबिनेट के जो मंत्री होंगे, उनका क्या भागीदारी हो सकती है वित्तीय में। तो मैं बता दूं कि जो भी भारत का जो बजट जो प्रत्येक वर्ष फरवरी के माह में, फरवरी के पहले सप्ताह में जो लाए जाते हैं बजट, उस बजट को तैयार करने में, उस बजट के विवरण को तैयार करने में, बनाने में कैबिनेट मंत्री परिषद का भागीदारी होती है। उसकी काम के आलोकों में देखा जाता है, मंत्रियों के द्वारा तैयार किया जाता है
है ना, कैबिनेट मंत्रियों के द्वारा, मंत्रिपरिषद के कैबिनेटों के द्वारा बनाया जाता है। तो पहला है आपका बजट तैयार कर संसद में पेश करना, है ना, ये भी आपका करेक्ट आंसर है, देखिए, है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होंगे। और मैं ये भी बता दूं कि भारत के आकस्मिक निधि से व्यय किए जाने वाले व्यय को, है ना, नियंत्रित करना, तो मैं बता दूं कि भारत के जो आकस्मिक निधि जो है बताया जाए, है ना, तो भारत के आकस्मिक निधि में जो पैसे होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का ही हक होता है कि उस पैसे को किसी आकस्मिक आपात में उसे यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद संसद का अनुमोदन होना जरूरी होता है। तो ये भी आपका क्या है ना, ऑप्शन नंबर बी गलत है। दूसरा कहता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित करना, ये गलत है। मैं कभी बताया होगा लोकसभा जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह साबित करने के लिए, बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष का ही पावर है कि वह बता सकते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है ना। तो अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं कि समय समय पर वित्त आयोग की नियुक्ति करना। तो मैं बता दूं कि समय समय पर जो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा, है ना, फाइनेंस कमीशन जो होती है ना, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होंगे। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है ना। आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई राज्यसभा के सदस्य लोकसभा में आकर क्या करते हैं, बात करते हैं, या कोई राज्यसभा के लोकसभा के सदस्य जो होते हैं राज्यसभा में भी अपना वक्तव्य को रख सकते हैं। मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88, है ना, यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 88 की बात कही जाए, अनुच्छेद 88 की बात कही जाए, तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि संसद के, है ना, संसद के, है ना, कोई भी सदस्य, है ना, कोई भी सदस्य किसी भी सदन सदन, है ना, सदन में बोल सकता है, है ना, बोल सकता है, परंतु है ना, परंतु वोट नहीं कर सकता है, वोट, है ना, वोट नहीं कर सकता है, है ना। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति, जैसे राज्यसभा का यदि मान लिया कोई विधेयक लाया गया हो तो राज्यसभा के यदि सांसद हो तो राज्यसभा में वह वोटिंग करेंगे, ना कि लोकसभा में। यदि कोई लोकसभा का सांसद हो, लोकसभा सदस्य हो, तो वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में किसी विधेयक पर वह वोटिंग करेंगे, ना कि राज्यसभा में। लेकिन अनुच्छेद 88 में यह कहा गया है कि वह अपना वक्तव्य को बोल सकते हैं, दे सकते हैं, किसी भी सदन में दे सकते हैं, लेकिन वोटिंग सिर्फ और सिर्फ अपने सदन में ही करेंगे। तो आप बता सकते हैं कि यदि कोई मंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? जरूर दे सकता है ना, हाँ दे सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि अनुच्छेद 88 में यही कहा गया है कि वह वोट, है ना, वोट सिर्फ और सिर्फ वह अपने सदन में ही करेंगे। यदि राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा में, और यदि लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में, है ना, मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकती है। देखिए विघटित नहीं हो सकती है, तो मैं बता दूं कि यदि प्रधानमंत्री की यदि मृत्यु हो जाती है ना, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है ना। यदि किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री पदच्युत हो जाते हैं या रिजाइन कर देते हैं, है ना, या कार्य में असमर्थ होने के कारण वह पद को छोड़ देते हैं, तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगा, है ना, और मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगा, और वही मंत्रिपरिषद उस पार्टी के सांसद के द्वारा बहुमत दल के नेता किसी को प्रधानमंत्री के तौर पर
चुन सकते हैं, है ना, और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है ना। तो आप बताइए कि ऑप्शन नंबर किसी मंत्री के पद त्याग से एकदम गलत है कि कोई यदि मंत्री पद को त्याग देगा तो क्या मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी? नहीं, है ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। और मंत्रिपरिषद, कोई भी मंत्री त्याग पत्र यदि राष्ट्रपति को दे देता है तो मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी। दूसरा है प्रधानमंत्री की मृत्यु से, प्रधानमंत्री की, है ना, मृत्यु से देखिए मंत्रिपरिषद विघटित नहीं होगा, तो आपका प्रधानमंत्री के मृत्यु से, है ना। दूसरा है प्रधानमंत्री के पद त्याग से, प्रधानमंत्री की पद च्युति से, यहां होना चाहिए, एक छूट गया है, इनमें से सभी एक ऑप्शन होना चाहिए, इन, है ना, में से सभी, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर, है ना, ई, है ना, आपका होना चाहिए, है ना। देखिए क्या है, मैं बता दूं कि किसी मंत्री के पद त्याग देने से मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है फिर भी मंत्रिपरिषद विघटित नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री के पद से त्याग दे देना, है ना, यदि दिया जाए फिर भी मंत्रिपरिषद का विघटन नहीं किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद, है ना, पद त्याग संबोधित करते हैं? तो इस चीज को आप रखिए, याद रखिए कि जो शपथ दिलाते हैं उसी को त्याग पत्र भी दिया जाता है। तो मंत्रियों का शपथ प्रधानमंत्री के सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं और त्याग पत्र भी मंत्री यदि चाहे तो वह राष्ट्रपति को ही सौंपेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है ना, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती? तो कल मैंने खूब चर्चा किया होगा कि 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह कहा गया है कि मंत्री, है ना, मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी लोकसभा के सीटों से 15% से अधिक नहीं हो सकती है। बता सकते हैं कि आप, है ना, कुल संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10% गलत है, संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, ये आपका क्या है ना, कुल संख्या का 15% होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। लोकसभा के, है ना, लोकसभा के सॉरी, है ना, संसद के, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। संसद कहने का मतलब है राज्यसभा लोकसभा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, लोकसभा की बात कही गई है। तो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% ही गलत है। आपका लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का, है ना, 15%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। मैंने क्या बताया शून्यकाल के बारे में भी मैंने बताया होगा कि 1962 में मात्र एक ऐसे शब्द, मात्र एक ऐसे, है ना, संसदीय शब्द हैं जो कि भारत के द्वारा दिया गया है, भारतीयों के द्वारा दिया गया है, वह है शून्यकाल, जो कि भारत के मीडिया के द्वारा 1962 में दिया गया है। और मैं शून्यकाल की बात कहूं तो शून्यकाल, है ना, कार्य करने के बाद, यानी, है ना, प्रश्न काल के बाद की जो समय होती है ना, वह शून्यकाल कहलाता है। आप देखिए वह दिन, जब दिन ना होकर के वह समय होना चाहिए, है ना, यहाँ, है ना, वह समय जब संसद में कोई कार्य नहीं होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होते हैं? तो मैंने कल खूब चर्चा किया होगा कि वास्तविक प्रधान भारत के संविधान में, है ना, प्रधानमंत्री को माना गया है, प्रधानमंत्री को माना गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो व्यक्ति सांसद ना हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? कल मैंने खूब चर्चा किया होगा, अनुच्छेद 75 के सब क्लाउज नंबर 5 में यह बताया होगा मैंने कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद ग्रहण करता है तो 6 महीना के अंदर किसी भी सदन में, या तो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो, उसमें, है ना, उनकी सदस्यता होना अनिवार्य होती है। तो आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा? नहीं, है ना, ये गलत है ना, ये भी आपका क्या है, हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन कंडीशन है, कंडीशन अप्लाई, देखिए अप्लाई होता है, क्या कंडीशन अप्लाई होता है कि हाँ यदि संसद उस व्यक्ति का अनुमोदन कर दे, है ना। चलिए यहाँ पर,
हाँ, पर उसे 6 महीना के भीतर संसद सदस्य बनाना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होंगे। यहां बोला गया कि हाँ, कोई भी व्यक्ति मंत्री परिषद में मंत्री पद को ग्रहण कर सकता है, लेकिन वह 6 महीना के भीतर किसी भी सदन में, या तो उच्च सदन हो या तो निम्न सदन हो, राज्यसभा हो या लोकसभा में हो, उनकी सदस्यता होना अनिवार्य है। चलिए अगले ऑप्शन की ओर, हाँ चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेकिन प्रश्न से जाने से पहले फिर आप लोग को मैं सूचित करना चाहता हूं, आप लोग को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि स्टूडेंट एलीट पे हमारे और हमारे टीम के द्वारा बहुत बेहतर कंटेंट लाए जा रहे हैं आप लोग के लिए। पॉलिटी का फाउंडेशन बैच, जो कि मैं 30 से 40 क्लास में ही मैं आपका फिनिश कर दूंगा, और आने वाले एक दिवसीय परीक्षा जितना भी, चाहे बिहार एसआई हो, झारखंड एसआई हो, झारखंड पुलिस हो, बिहार पुलिस हो, है ना, दिल्ली पुलिस हो, दिल्ली एसआई सीपीओ वगैरह जो भी है, पॉलिटी से बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे, ये मेरा गारंटी है ना आपसे कि ये पक्का, है ना, आपका हर एक प्रश्न को डील करने में बहुत ही मदद करेंगे। तो मैं इसको, है ना, मैं इसके बारे में बता दूं कि ये मात्र 251 रुपया में आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे संस्थान की ओर से। और इसमें आपको लाइव क्लासेस भी दिए जाएंगे, है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस भी दिए जाएंगे, और आपका फ्री पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। और इसका जो वैधता है आपका 12 मंथ्स है ना। आप 1 साल तक इस वीडियो को चाहे जितना बार चाहे, 10, 20, 50, 60 जितना बार चाहे आप देख सकते हैं। तो यदि आप इच्छुक हैं कि पॉलिटी का फाउंडेशन बैच हम करें, है ना, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए और स्टूडेंट एलीट ऐप को डाउनलोड कीजिए और बैच को परचेज कीजिए, और विश्वास बना के रखिए, आप लोग का पॉलिटी से बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे इस फाउंडेशन बैच से क्लियर हो जाएंगे। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के सब क्लाउज के अनुसार सब क्लाउज 3, देखिए मैंने अभी इस अनुच्छेद पे चर्चा किया हूं कि अनुच्छेद 75 के सब क्लाउज 3 के अनुसार मंत्री परिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। तो मैंने बार बार चर्चा किया होगा कि मंत्री परिषद हमेशा यदि सामूहिक रूप से देखा जाए तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, और यदि व्यक्तिगत तरीके से देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है ना। अभी मैंने बताया होगा, है ना, कि जो भी वास्तविक होंगे, है ना, आपका राज्य का मुखिया, कहने का मतलब राज्य या संसदीय प्रणाली में राज्य का मतलब बिहार स्टेट नहीं है, यहाँ राज्य के मतलब क्या है, भारत राज्य, है ना, भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 का कहना है, भाग 1 में बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ भारत, है ना, राज्य कहने का मतलब देश की बात कही गई है कि देश का जो मुखिया होगा संसदीय तंत्र में वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है ना। तो है ना, देखिए निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर, ये गलत है आपका, है ना, आपका उपयुक्त दोनों पे ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर कार्य करती है, लोकसभा के प्रति, है ना, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य हैं। तो मैं बता दूं कि जब प्रथम मंत्रिपरिषद का जब गठन किया गया था, है ना, स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में, तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को मिला करके, है ना, आपका 29 सदस्य थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी। तो मैं बता दूं कि राजकुमारी अमृता कौर पहले ऐसे महिला हुए जो कि मंत्रिपरिषद में, है ना, उनका जगह मिला।
मंत्रिपरिषद में उन्हें नियुक्त किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मैं बता दूं कि अबुल कलाम आजाद भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, है ना, अबुल कलाम आजाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? प्रतिरक्षा मंत्री कहने का मतलब आज का रक्षा मंत्री, जैसे राजनाथ सिंह के, है ना, जो है वर्तमान में, है ना। तो देख उस समय आपका, है ना, सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया था, है ना, प्रतिरक्षा मंत्री। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो मैं बता दूं कि आर के षणमुखम चेट्टी थे, है ना, आर के षणमुखम, है ना, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के, है ना, षणमुखम चेट्टी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? है ना, तो बी आर अम्बेडकर जी थे। बी आर अम्बेडकर जी प्रथम कानून मंत्री थे, है ना, बाबा साहब अम्बेडकर थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किए? तो सरदार वल्लभ पटेल, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखा जाए, है ना, तो वे प्रथम गृह मंत्री भारत के रहे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो मैं बता दूं कि भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब उन्होंने लगभग 1949 में मंत्रिपरिषद से उन्होंने त्याग पत्र दिए और 1950 में जनसंघ नाम का एक पार्टी का गठन किया। आज वही जनसंघ आज जनसंघ का विस्तार कहें तो उसका एक नया रूप बीजेपी, जो भारत में भारतीय जनता दल जो है आज सबसे बड़ी पार्टी, है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक मस्तिष्क का उपज माना जाए, है ना, कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और यदि मैं इस पर चर्चा करूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों इस्तीफा दिए थे, तो जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा तो आप लोग को मैं बताऊंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिए थे, है ना। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि संघीय मंत्रिपरिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग में कार्यभार संभालने के वाले, है ना, केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो मैं बता दूं जगजीवन राम, है ना, जगजीवन राम जो थे, है ना, आपके बिहार के ही है। जगजीवन राम शायद सर्व मंत्री के रूप में थे और सबसे अधिक दिनों तक वह, है ना, मंत्री पद पर रह चुके थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संघीय मंत्रिपरिषद में किसी ना किसी विभाग में मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक, बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे? वही होंगे, है ना, जगजीवन राम का ही नाम आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। जगजीवन राम, है ना, सबसे कम अवधि या मात्र 5 दिन तक के केंद्रीय मंत्री बने रहने का रिकॉर्ड है ना, आपका HR भारद्वाज जी का। HR भारद्वाज जी मात्र 5 दिन ही कैबिनेट में मंत्री रहे थे। और, है ना, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? कहने का मतलब भारतीय संविधान में इसकी विवेचना नहीं की गई है, अनुच्छेदों में विवेचना नहीं की गई है, लेकिन फिर भी, है ना, उसे भारत के संसदीय रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है वित्त मंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, है ना। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्याग पत्र देना चाहिए, या भारतीय संविधान हमें है ना, अनुच्छेद 75 में ये दिया गया कि बहुमत का ही होगा, है ना। अगला है कि मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व
हो, ऐसा कहीं चर्च नहीं किया गया है ना, है ना, ऐसा कहीं चर्च नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना, कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, है ना। ऐसा कोई बात नहीं है कि कैबिनेट में जो मंत्री होंगे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के होंगे, है ना। कैबिनेट में तो मंत्री राज्यसभा के सदस्य भी बनाए जाते हैं और बहुत बार राज्यसभा के सदस्य कैबिनेट में थे। ये तो आपका कथन ही, पहला कथन आपका क्या है, गलत है। दूसरा देखा जाए कि केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, एकदम सही है कि जो है रोज प्रतिरोज मतलब रोज डेली बाई डेली का जो काम है ना, सेक्रेटरिएट के द्वारा केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना, केवल और केवल 2, है ना। और है ना, इस तरह से आज का सेशन, है ना, आज का सेशन समाप्त होता है। और फिर आप लोग के साथ में इसे अब आप लोग जो समझिए एडवर्टाइजमेंट प्रचार, है ना, जो भी आप समझिए इस बैच के लिए, फिर मैं आप यह सूचना समझिए आप लोग के साथ में रूबरू करवाना चाहता हूं कि मेरे और मेरे टीमों के द्वारा, इस संस्थान के टीमों के द्वारा एक पॉलिटी फाउंडेशन बैच, भारतीय राज्य व्यवस्था का एक फाउंडेशन बैच लाया जा रहा है, जो होली के तुरंत बाद आप लोग को, है ना, अनाउंस किया जाएगा। और यह मात्र 30 से 40 क्लास में बहुत ही समग्रता से आप लोग को बताया जाएगा। हर एक अनुच्छेदों पे, हर एक कंसेप्टों पे चर्चा की जाएगी और बताया जाएगा। और आने वाले जितने भी एक दिवसीय परीक्षा हैं, बिहार दरोगा हो, झारखंड दरोगा हो, है ना, जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तर प्रदेश दरोगा हो, जो भी हो, है ना, आपका एक दिवसीय परीक्षा में बहुत ही फायदेमंद होंगे। और हमारी और हमारी टीमों के द्वारा मात्र इसे 251 रुपया में, मात्र 251 रुपया में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को लाइव क्लासेस की व्यवस्था की जाएगी, है ना, और फ्री पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे रिवीजन के लिए, और 12 महीने के लिए वैधता होगी। और इस बैच आप 12 महीने तक जितने बार चाहें आप रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैं और भी बता दूं साथ साथ आपको, है ना, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको अवेलेबल किए जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और अगले दिन एक अगले टॉपिक के साथ मैं आप लोग के साथ जुड़ूंगा। बस लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।